हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आप मुझे देख रहे हैं डिजी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। आप ये वीडियो खास तौर से यूट्यूब पर देख रहे होंगे क्योंकि ये वाली वीडियो, ये वाला लेक्चर हम फ्री यूट्यूब पर आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। और हमारा जो एप्लीकेशन है डिजी क्लासेस का, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, डिजी क्लासेस सर्च कर प्ले स्टोर में आपको हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा। वहां पर भी हमारे कुछ लेक्चर्स, कुछ पीवाईक्यूज जो हम सॉल्व कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें हम फ्री में उपलब्ध कर रहे हैं, जिससे कि आप ये देख सकें कि डिजी क्लासेस जो एक ऑनलाइन लाइव लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ये क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। ठीक है। अब डिजी क्लासेस की बात मैं थोड़ी सी करूं अगर यहां पर इस वीडियो में, क्योंकि हमारी वीडियो ये वाली जो खासतौर से होने वाली है, ये होने वाली है एएमयू साइंस 11th एंट्रेंस बायोलॉजी क्वेश्चंस। हम जो 2022-23 वाले सेशन 2022-23 में जो क्वेश्चन पेपर आया था, उसके अंदर बायोलॉजी के जो सवाल आए थे, हम वो सवालात यहां पर आपको सॉल्व करने वाले हैं और बताएंगे कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज नहीं है, किस तरह के सवाल आपके आते हैं। आपको ये वीडियो देखकर अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा। ठीक है। मेरा नाम है मोहम्मद अनस, जैसा कि मैं बता चुका हूं। मेरा मास्टर्स बॉटनी डिपार्टमेंट एएमयू से है और मैं यहां डिजी क्लासेस प्लेटफॉर्म पर बायोलॉजी पढ़ाता हूं। आपका बायोलॉजी का टीचर बनूंगा अगर आप डिजी क्लासेस प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हैं। अगर नहीं भी करते तो वंस अ टीचर ऑलवेज अ टीचर वाली बात तो है। खैर, चलिए खैर, तो अब वक्त बर्बाद ना करते हुए हम सिर्फ ये कहेंगे आपसे कि अगर आप YouTube पे देख रहे हैं वाली हमारी वीडियो, तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जिससे कि हमें और मोटिवेशन मिले आपके लिए इस तरह के फ्री में लेक्चर्स अपलोड करने का, कि भाई चलो ठीक है, लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हम पे भरोसा करते हैं, तो हम उनके लिए कुछ लेक्चर फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि उनको फायदा हो जाए कहीं ना कहीं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आप समझदार हैं अगर ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो। ठीक है, चलिए अब हम बिना वक्त बर्बाद किए अपना मामला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो आया था, क्वेश्चन नंबर 35 था। ठीक है, एएमयू +2 साइंस का जो पेपर था हमारा 2022-23 सेशन का, सबसे पहला सवाल क्या था? लार्ज स्केल डिफोरेस्टेशन डिक्रीजेस। बहुत बड़े पैमाने पर, यानी कि लार्ज स्केल डिफोरेस्टेशन जब हम करेंगे, डिफोरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट फॉरेस्ट को काट देना। ठीक है, यानी कि कटिंग। यहां से काटने का मतलब ये नहीं था कि रॉन्ग। ठीक है, फॉरेस्ट को हम काट देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? बेसिकली डिफोरेस्टेशन कहते हैं। सही है। तो डिफोरेस्टेशन जो है, उससे जब वो बहुत ज्यादा अगर डिफोरेस्टेशन हो रहा है तो क्या चीज कम हो जाती है? तो देखिए, क्या सॉइल इरोजन कम हो जाता है डिफोरेस्टेशन से? क्या रेनफॉल, क्या ड्रॉट, या ग्लोबल वार्मिंग? तो देखिए, अगर डिफोरेस्टेशन हम करेंगे बहुत ज्यादा, यानी कि पेड़ों को जब हम काटेंगे, तो सीधा सा असर उस पर किस पर पड़ेगा? रेनफॉल पर। रेनफॉल जो है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? रेनफॉल। रेनफॉल इज द करेक्ट आंसर। रेनफॉल हमारा बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा? देखिए, ये वाली बात तो कोई भी जान जाएगा, हमने गूगल पर सर्च कर लिया, ठीक है। बट रीजन क्यों हो रहा है ऐसा, भैया आपको थोड़ा डिटेल हम बताएंगे ना। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको एटलीस्ट ये पता चले कि जवाब क्या है और वो क्यों है जवाब। सही है, ये इंपॉर्टेंट बात है। जवाब क्या है तो सबको पता चल जाएगा, बट क्यों है जवाब आखिर ये। तो अब वो वाली बात सुनिए। तो रेनफॉल हमारा आंसर था। अब ये क्यों है? बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन। सही है। ट्रांसपिरेशन जो है वो क्या है? जब एक्सेसिव अमाउंट में वाटर जो है प्लांट के अंदर चला गया, एक्सेसिव अमाउंट में। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि आप प्लांट जो है वो आप अगर पानी डाल रहे हैं या फिर बहुत सारी बारिश हो रही है कहीं पर, तो बहुत सारा पानी भर गया, अगर प्लांट की रूट के पास पानी आ गया बहुत सारा, तो प्लांट वहां से उठ के भाग थोड़ी जाएगा कि भाई बस हो गया, अब मुझे और वाटर नहीं चाहिए। प्लांट क्या करेगा? प्लांट उस वाटर को आराम से एब्जॉर्ब करेगा, बट वो लीफ और लेंटिसेल्स के थ्रू वाटर को वाटर वेपर की फॉर्म में कहां छोड़ेगा? एटमॉस्फेयर में। कि भैया पानी जो है नीचे से अगर आ रहा है, रूट में से एब्जॉर्ब हो रहा है, तो फिर लीफ में क्या है? स्टोमेटा और लेंटिसेल्स जो कि स्टेम्स पर प्रेजेंट होते हैं, लेंटिसेल्स के थ्रू सारा का सारा जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर की फॉर्म में जो वाटर है, जो एक्सेसिव अमाउंट में है, मतलब कि जो जरूरत का है वो तो रखेगा, लेकिन अगर एक्स्ट्रा है तो फिर वो बाहर भेज देगा। ठीक है, कहां भेज देगा? एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेरिक गैसेस के अंदर वो वाटर वेपर भी चली जाएगी। अब वो वाटर वेपर चली जाएगी तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। समझ गए? दिस प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, देखिए ये रूट है, वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट। देखिए वाटर एब्जॉर्ब किया रूट्स ने, कर लिया, बहुत अच्छी बात है। वाटर ट्रेवल्स अप, फिर ये वाटर जब एब्जॉर्ब हुआ तब ये वाटर जो है ये ट्रेवल किया यहां पर ऊपर। सही है। ट्रेवल करने के बाद वाटर वेपर लॉस्ट फ्रॉम लीफ पोर्स, यानी कि किसकी बात हो रही है यहां पे? खास तौर से स्टोमेटा की, लीफ पोर्स एंड ये वाली बात में एंड लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स क्या है अभी हम आगे बताएंगे, क्योंकि एक और हमारा सवाल लेंटिसेल्स से रिगार्डिंग आया था, वो हम बताएंगे अभी आगे। डोंट वरी, बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, लेंटिसेल्स खासतौर से स्टेम्स पर होते हैं। कहां होते हैं? स्टेम्स पर। लीफ पर नहीं होते, स्टेम पर होते हैं, और ये भी गैसियस एक्सचेंज करते हैं थोड़ी सी। ओके, तो जो भी एक्सेसिव अमाउंट में वाटर है वो कहां चला गया? वो चला गया एटमॉस्फेयर के अंदर। ये देखिए H2O H2O H2O
H2 ये कहां चला गया, एटमॉस्फेयर में चला गया। अब एटमॉस्फेयर में जब वाटर जाएगा भाई, तो आपने अगर वाटर साइकिल पढ़ी हो, एवेपोरेशन, कंडेंसेशन, तो भैया जब एवेपोरेशन होता है तो क्या वाटर वेपर ही तो जाती है ना, ऊपर क्लाउड्स बनते हैं, फिर कंडेंसेशन होता है, फिर उसके बाद क्या हो जाती है, वर्षा हो जाती है, बारिश हो जाती है। समझ गए, ये वाली बात पता है ना। तो जब पेड़ ही नहीं होंगे तो एक्सेसिव अमाउंट में वाटर या फिर वाटर वेपर जो है वो बहुत कम जाएंगी ऊपर क्लाउड में, यानी कि क्लाउड फॉर्मेशन बहुत कम होगा। जब बहुत कम होगा तो बारिश भी बहुत कम होगी। तो सीधा सा असर जो है वो क्या पड़ेगा, जो हमारा सवाल था कि लार्ज स्केल ऑफ डिफोरेस्टेशन, जब हम पेड़ काटेंगे तो उसका सबसे बड़ा असर जो है क्या पड़ेगा, क्या चीज कम हो जाएगी, तो भाई रेनफॉल बहुत कम हो जाएगा। ये वाली बात आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि रेनफॉल हमारा क्यों कम हो रहा है, इसका जवाब रेनफॉल क्यों है। सही है, चलिए अगले सवाल की तरफ अगर हम पढ़ें, ये बस एक जीएस टाइप का सवाल है इसमें, लेकिन क्या करें, बायोलॉजी का पार्ट है थोड़ा सा। जीके वाली बात है, जो करंट अफेयर्स टाइप का, मतलब करंट अफेयर्स तो नहीं कहेंगे बट जीएस वाली बात, जनरल नॉलेज वाला सवाल है, बट इट इज रिलेटेड टू दी डैम और रिवर। चलिए खैर, सरदार सरोवर डैम वॉज बिल्ट ऑन द रिवर नर्मदा इन द ईयर। कौन से साल में ये वाला जो डैम है सरदार सरोवर डैम, कौन से साल में बिल्ट किया गया था, ठीक है, जो रिवर नर्मदा पर है। तो ये कहां पर, नर्मदा एक नदी है तो उस पर है। तो बताइए 1950, 1940, 1960 या 1930। अब देखिए जवाब पे हम बाद में आएंगे, पहले ये वाली बात पढ़िए। ये क्या लिखा है, इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू लेड द फाउंडेशन, फाउंडेशन किसने रखी थी, ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन 5 अप्रैल 1961। ठीक है, 1961 में जवाहरलाल नेहरू ने इसकी फाउंडेशन रखी थी, यानी कि जो डैम रिवर नर्मदा के ऊपर डैम बना था सरदार सरोवर डैम, तो इसकी फाउंडेशन किसने रखी थी भाई, पहले जो हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू साहब, उन्होंने रखी थी। ठीक है, कब रखी थी, 5 अप्रैल 1961 को, 1961। ओके, द प्रोजेक्ट टुक फॉर्म इन 1979, और ये कब बन के तैयार हो गया, 1979 में, एज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट स्कीम फंडेड बाई, कौन सी एक डेवलपमेंट स्कीम थी कि भैया हमारा देश आजाद हुआ है तो इसमें डेवलपमेंट अब चलना चाहिए, तो कंस्ट्रक्शन बहुत सारी चीजों की जरूरत है, और डैम की एडवांटेजेस भी हैं बहुत सारी, बट देयर आर डिसएडवांटेजेस एज वेल। तो वो हम डैम वाली चीज पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट था डैम बनाने का, ये 1979 में, 1979 में क्या हुआ कि ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। सही है, फंडेड बाय दी वर्ल्ड बैंक थ्रू, ये वर्ल्ड बैंक ने पैसा दिया था इसका, थ्रू देयर इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, टू इंक्रीज इरिगेशन। अच्छा, क्यों, इसका रीजन क्या था, इरिगेशन बढ़ाने के लिए, सिंचाई करने के लिए। जब सिंचाई होगी भाई, ग्रीन रेवोल्यूशन आया था ना, सही है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था बेसिकली, वो वाली बात भी होगी, डोंट वरी। बट हम सिंपल सी बात अगर हम ये कहें तो भाई जो हमारा जो खेती बाड़ी जो बड़ी अच्छी खासी, सही है, तो अब खेती अगर हम करेंगे, किसानों को अगर फायदा देना है तो भाई उनके लिए वाटर कैनाल्स हम दिखाएंगे, हम उन्हें वाटर मुहैया कराएंगे कुल मिलाकर। तो उसके लिए इरिगेशन ताकि हो सके फील्ड्स में, उसके लिए ये वाला बैंक बनाया, ये वाला क्या कहते हैं, डैम बनाया, एंड प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। ठीक है, जो वाटर जो है, वाटर की फोर्स के थ्रू जब आप हाइड्रो, मतलब हाइड्रो एनर्जी से जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो उसके लिए हमने ये वाला डैम जो है यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब ने इसकी फाउंडेशन रखी थी 5 अप्रैल 1961 में, यूजिंग अ लोन। लेकिन इसका लोन लिया गया था 200 मिलियन का, यूएस डॉलर 200 मिलियन। चलो खैर ये वाली बात इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको बता दी है। इंपॉर्टेंट ये है कि भैया ये वाला 1961 के अंदर फाउंडेशन रखी गई थी और 1979 में ये हो गया कंप्लीट। अब जरा इधर आ जाइए, सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम वॉज बिल्ट ऑन द रिवर नर्मदा इन द ईयर, कब हुआ था बिल्ट, ठीक है, 1979 में क्या हुआ था, ऑलमोस्ट कंप्लीट है ना, ऑलमोस्ट कंप्लीट, और 1961 में क्या थी, फाउंडेशन रखी गई थी। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। तो देखिए इसमें 1930 ये भी नहीं है, 1940, 1950 ये तो आसपास का है नहीं। तो हमारे जो क्वेश्चन है और उसके जो ऑप्शंस हैं, तो हमारा जो रिलेटेबल आंसर है, जो पास में करीब है, वो कौन सा है, 1960। ठीक है, तो हम क्या जवाब लगाएंगे इसका, 1960, यानी कि वो बिल्ट वाली बात, ये बात कर रहे हैं फाउंडेशन की। किसकी बात कर रहे हैं, फाउंडेशन की, कि भैया फाउंडेशन कब रखी गई थी। इन्होंने जो जवाब दिए हैं, अपने जवाब जो ऑप्शंस दिए हैं, तो उसमें फाउंडेशन वाली जो डेट है वो हमारी करीब की हमें मिल रही है। सही है, तो ये वाला इसका जवाब है एक्यूरेट, यही जवाब जो है वो एमयू ने दे रखा था अपनी आंसर की में। और ये क्यों दे रखा था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा आसपास एक आध कुछ, जैसे देखो अप्रैल में हुआ था ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो 4-5 महीने थोड़ा सा 1960 से आगे है। बट ठीक है, इन्होंने इस तरह से एयर वाइज 10-10 साल के डिफरेंस में दे दिया। तो आप इन्हें पता है क्या करना चाहिए था, इन्हें ये करना चाहिए था 1950s, 1940s, 1960s, 1930s, तो ये चीज ज्यादा सही हो जाती। तो मुझे लगता है कि कहीं मिसप्रिंट हुआ है, क्या हुआ है पता नहीं। तो 1960s अगर है तो 60 से लेके
69 तक के एयर जितने भी हैं ना, तो कभी भी अगर बनता तो वो हम 1960s में लिख सकते थे, ठीक है। तो 1960s या फिर 1960 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलो साहब, बहुत बढ़िया। अगली बात, अगला सवाल। ये वाले सवाल देखो कुछ कहीं से भी आ सकते हैं, ये बायोलॉजी का वैसे डायरेक्ट पार्ट नहीं है, बट थोड़ा सा जनरल नॉलेज अगर आप पढ़ेंगे इन चीजों की, आप जानेंगे कि कब क्या हुआ था, किसने क्या फाउंडेशन रखी थी, तो आपको मिल जाएगा। लेकिन एक दो सवाल तो देखो हर कंपटीशन में एक दो सवाल सिलेबस से बाहर के भी होते हैं, और आपको बिल्कुल आउट ऑफ द पाथ, आउट ऑफ द सिलेबस आ जाता है मामला। तो उस चीज के लिए आप प्रिपेयर रहें, और अगर ना भी रहें तो जो पार्ट जो है 90% जो आपके सिलेबस में से ही आता है एटलीस्ट, वो तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। सही है, चलिए। अब जैसे ये वाला डैम वाला सवाल था, ये सबको नहीं पता होगा, कुछ ही बच्चों को पता होगा। अगर 100 बच्चे होंगे उनमें से एक या दो को पता होगा इसका जवाब, क्योंकि ये ज्यादातर ये चीज कोई पढ़ता ही नहीं है, बल्कि भैया कोई उस पर नर्मदा रिवर पर कोई डैम बना है और वो डैम कब बना था, है ना। तो बहुत कम बच्चों को, जो ज्योग्राफी ये सब पढ़ते हैं अच्छे से, उन्हें पता होगा। चलो, इंटरेस्ट वाली बात है, हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो यानी आप कहीं ना कहीं बायोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, तो बायोलॉजी वाले बच्चे जो हैं वो ये चीजें बहुत कम पढ़ते हैं, बहुत कम पता होती है। द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वेयर अ ब्रांच इज डिफोलिएटेड एंड पैक्ड डाउन इन द ग्राउंड इज कॉल्ड ब्रांच। यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस तरह का, जिसके अंदर ब्रांच जो होती है उसको डिफोलिएट कर दिया जाता है, या फिर पैक्ड ग्राउंड के अंदर उसे मोड़ के ग्राउंड में दबा दिया जाता है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? कटिंग कहते हैं। कटिंग तो बिल्कुल नहीं कहते, उसमें तो हम काटेंगे। चलो, ये वाली बात सही है। ग्राफ्टिंग होती है, नन ऑफ दीज, या लेयरिंग, ठीक है। तो अब आप इधर देखिए जरा सा। मैं आपके लिए क्या लाया हूं, दिस इज दी लेयरिंग। लेयरिंग में क्या है कि ये है आपका प्लांट, ब्रांच है ये, और ये ब्रांच इन्होंने क्या कह दिया, इसे कहते हैं पैक्ड करना, ठीक है। देखो ये है आपकी जमीन, तो इन्होंने ब्रांच को थोड़ा सा जमीन के अंदर थोड़ा सा इसे गाड़ दिया है, सही है। यहां से क्या है, फिर रूट का फॉर्मेशन हो गया। अब रूट का फॉर्मेशन हो गया, और यहां पे फिर निकल आया एक ट्री पूरा का पूरा। अब हम क्या करेंगे, ये बाद में क्या करेंगे कि जैसे यहां से काट देंगे, यहां से जब इसे काट देंगे तो ये नॉर्मली अपनी ब्रांच बन जाएगी, सही है। और फिर ये हमारा एक अलग ट्री हो गया। तो एक ये पेड़ है, और इसी पेड़ से यानी कि इसी प्लांट से एक दूसरा प्लांट हमारा ये तैयार हो गया। तो ये जब प्लांट हमारा तैयार हो गया एक प्लांट से, तो ये क्या है, दिस इज अ काइंड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये क्या होता है, दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, अगर आप मेरे बैच में आएंगे तो मैंने सारी चीजें अच्छे से पढ़ा रखी हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल, सेक्सुअल जो टाइप्स हैं इसके, उसमें जैसे लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग है, कटिंग है, सब कुछ हमने बहुत अच्छे से डिटेल में बता रखा है। तो जिन्होंने पढ़ रखा होगा उन्हें पता होगी ये वाली बात कि दिस प्रोसेस, दिस थिंग इज कॉल्ड लेयरिंग, जिसमें हम क्या कहते हैं, एक प्लांट है, उसकी ब्रांच को हमने थोड़ा सा नीचे लिया और नीचे उसे जमीन के अंदर गाड़ के थोड़ा आगे से बाहर निकाल दिया। जैसे देखिए थोड़ा सा जमीन के अंदर हमने कर दिया इसे, ठीक है। और फिर यहां से प्लांट बाहर निकाल दिया, यहां से फिर पत्तियां निकलना शुरू हो गई इसमें, यानी कि फिर हमने इसे काट देंगे ना तो ये अलग अपना प्लांट बन गया। तो एक प्लांट से दूसरा प्लांट बन गया विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ गैमेट्स, विदाउट एनी गैमेट्स, ठीक है, विदाउट एनी गैमेट फॉर्मेशन और विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन। तो यही तो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, सही है। यानी कि प्लांट के किसी ना किसी पार्ट से आप जो है दूसरा का दूसरा प्लांट बना दे रहे हैं, सही है। दिस इज कॉल्ड लेयरिंग। तो हमारा जो जवाब है वो क्या है यहाँ पर, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। हमारा जवाब है लेयरिंग। लेयरिंग इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, अगला सवाल हमसे क्या कहता है कि भैया ब्रायोफाइलम जो है, ये तो आपने बहुत बचपन से पढ़ लिया होंगे, छठी क्लास से, कि ब्रायोफाइलम इज प्रोपेगेटेड वेजिटेटिवली बाय मींस ऑफ ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम की लीफ होती है, ठीक है, आपने बिल्कुल बचपन से पढ़ रखा होगा, लीफ है ब्रायोफाइलम की। तो इसकी नॉचेस यहाँ पे होती हैं, ठीक है, बर्ड्स निकलती हैं कहाँ पे, इस जो ये लीफ है इसकी बिल्कुल जो मार्जिन है, ठीक है, लीफ का मार्जिन, वहां पर बर्ड्स निकलती हैं। और ये बर्ड्स कैसी होती हैं, ये रिप्रोडक्टिव होती हैं। रिप्रोडक्टिव मतलब यह है कि यही बड से, इस बड से पूरा का पूरा एक नया नया प्लांट जो है वो हमारा ग्रो कर जाता है इस बड के थ्रू, सही है, जो कि लीफ के मार्जिन पर प्रेजेंट होती है। तो हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे सिंपल कहेंगे लीफ बर्ड्स। जो लीफ की जो बर्ड्स निकलती हैं लीफ के अंदर से, तो ब्रायोफाइलम क्या है, ये एक प्लांट का नाम है, ठीक है। ब्रायोफाइलम जो है इस प्लांट की जो लीफ है, पत्ती है इस प्लांट की, लीफ इज प्रोपेगेटेड वेजिटेटिवली विदाउट वेजिटेशन है, वेजिटेटिव है मतलब कि वेजिटेटिव जहां पर भी आ जाए तो फिर आप क्या कहेंगे कि भैया वेजिटेटिव वाली चीज है, यानी कि प्लांट के किसी ना किसी पार्ट से, अदर देन गैमेट्स। और गैमेट क्या है, सेक्स सेल्स, ठीक है, यानी कि पॉलन या फिर ओव्यूल, यानी कि फ्लावर वाली जो प्लांट है ना, वो जाहिर सी बात है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, बट जो एसेक्सुअली करते हैं वो इस तरह से होता है, दिस इज अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल। तो ब्रायोफाइलम जो है उसके अंदर लीफ में से बर्ड्स निकलती हैं और उसमें से फिर क्या होता है, नया नया प्लांट बन जाता है हमारा। तो यही तो है, ब्रायोफाइलम इज प्रोपेगेटेड वेजिटेबली बाय मींस ऑफ लीफ बर्ड्स। तो ब्रायोफाइलम जो है वो अपना वेजिटेशन जो है कैसे करती है, यानी कि अपनी तादाद को कैसे बढ़ा रही है, अपने प्लांट्स को कैसे बढ़ा रहा है, वो लीफ बर्ड के थ्रू बढ़ा रहा है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे देख लो, सिंपल सी बात जो मैंने समझाई वही पढ़ लें एक बार।
वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन ब्रायोफाइलम टेक्स प्लेस बाय लीफ। किससे होता है? लीफ से। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है। द लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम इज ब्रॉड, चौड़ी होती है इसकी लीफ, एंड हैज नॉचेस। नॉच मतलब ये देखिए, दिस इज नॉच, है ना, क्या कहते हैं हम इसे? नॉचेस, जो कि नया नया प्लांट बनना है ना, ये देखिए नया 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 प्लांट बनना है यहाँ से। दीज आर कॉल्ड नॉचेस। सही है। ये पेरेंट लीफ है आपकी, ये जो पूरी की पूरी लीफ नजर आ रही है, दिस इज पेरेंट लीफ। ये लीफ मार्जिन, ये देखिए, देख रहे हैं आप, लीफ के लीफ मार्जिन है। अब इसी लीफ मार्जिन पर नया प्लांट उग रहा है, यानी कि बर्ड्स हैं यहाँ पर। ये देखिए लीफ बर्ड, ये आ गई हमारी लीफ बर्ड छोटी छोटी, यही नया प्लांट बनाएंगी। यही तो है हमारी ब्रायोफाइलम की लीफ। तो ब्रायोफाइलम की लीफ से आपका मामला हो रहा है। इट्स मार्जिन बर्ड्स अराइज फ्रॉम दी नॉचेस। ठीक है, दीज बर्ड्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट विद रूट। नया प्लांट बनता है, रूट, शूट एंड स्मॉल लीफ। ठीक है, इन्हीं पत्तियों से नया प्लांट बन जाता है। तो ये तो कमाल की बात है। और ये बात जो है हमें कहां पे नजर आती है? ये हमें नजर आती है ब्रायोफाइलम के अंदर। तो आपको इस चीज का पता होना चाहिए, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगली बात, पैलियोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, सिंपल सी बात है, पैलियोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। तो ये इस तरह के सवाल भी अब आने लगे हैं कि भाई ये क्या कहते हैं, पैलियोंटोलॉजी किसकी स्टडी है, पैलियोबॉटनी इज द स्टडी ऑफ। तो आपको ये थोड़ी सी चीजें याद करनी पड़ेंगी। याद करने वाली चीज है कि भाई पैलियोंटोलॉजी जो होती है स्टडी ऑफ फॉसिल। अब फॉसिल क्या होता है? फॉसिल इज एन ओरिजिनल मटेरियल और इंप्रेशन या मोल्ड, ठीक है, कास्ट और ट्रैक ऑफ एनी एनिमल और प्लांट दैट प्रिजर्व्ड इन रॉक आफ्टर द ओरिजिनल ऑर्गेनिक मटेरियल इज ट्रांसफॉर्म्ड और रिमूव। मुझे पता है नहीं समझ में आया, तो अब इसे हिंदी में सुनो। फॉसिल किसी प्लांट या फिर किसी एनिमल का बचा हुआ अवशेष या फिर उसका इंप्रेशन। इंप्रेशन मतलब उसकी छाप, यानी कि देखिए मान लीजिए कि कोई पत्ती थी 10,000 साल पहले, कोई 10 लाख साल पहले कोई प्लांट की पत्ती थी, वो किसी उसके ऊपर क्या कहते हैं, किसी पत्थर से दब गई। अब वो बहुत हजारों साल तक वैसी की वैसी रही, तो उसका इंप्रेशन, उसकी छाप जो है वो वहीं की वहीं बन गई पत्थर पे। तो अगर वही पत्थर हमें मिल गया तो हम देखेंगे अरे ये तो पत्ती पत्ती से कुछ छाप है, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉसिल। हमें डायनासोर की हड्डियां मिलती हैं, वो क्या है? वो भी फॉसिल हैं। तो कोई अवशेष बचे हुए और रिमेन्स कहते हैं ना, डेड रिमेन्स बचे हुए हैं। तो कोई भी हिस्सा अगर हमें पुराना मिला, ठीक है, किसी भी जानवर का बहुत पुराना हजारों साल पहले जो मौजूद था या फिर सौ साल पहले जो मौजूद था, किसी प्लांट का अवशेष मिला, तो दैट इज कॉल्ड फॉसिल। और उसकी स्टडी जो होती है वो कहलाती है पैलियोंटोलॉजी। तो हमारा जो जवाब है यहां पर वो सीधा सीधा ये है कि द पैलियोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, पैलियोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। समझ गए? बहुत बढ़िया, समझदार हैं आप लोग। चलिए अगली बात क्या है, अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? आउट ऑफ द टोटल वाटर ऑन अर्थ, फ्रेश वाटर रिजर्व्स कंस्टिट्यूट अप्रोक्सीमेटली। दुनिया में जितना भी पानी है उसमें से फ्रेश वाटर रिजर्व कितना है? 70% है, 2.7% है, 10% है या 8.9% है? ठीक है, परसेंटेज वाली बात है, याद करने वाली बात है। सुनो ये देखो, दिस इज द डायग्राम। सही है, इसमें देखो द ओशियंस कंस्टिट्यूट 97.3% ऑफ ऑल वाटर सोर्सेज ऑन द अर्थ। जितना भी पानी है धरती पर उसका तकरीबन 97% पानी कहां होता है? सिर्फ ओशियन में। कितना? ओशियन में। और तकरीबन 3% पानी, 90 तकरीबन कह रहा हूं मैं, अप्रोक्स, क्योंकि ये हर जगह थोड़ी पॉइंटों में मामला आगे पीछे है, कहीं पर 2.6, कहीं 2.7, कहीं 2.9, कहीं 2.8, कहीं 3। तो यहां पे हम अप्रोक्स की बात कर रहे हैं बिल्कुल। अगर आसपास का अगर आपका है तो आप आसपास देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो 97% तकरीबन अप्रोक्स जो है ओशियन में है, जो कि सॉल्टी वाटर है, सलाइन वाटर है। सही है। बाकी जो 3% बचा वो है फ्रेश वाटर। ठीक है, फ्रेश वाटर रिजर्व्स जो है हमारे, और हमारा सवाल यही तो था, ये तो पूछा था। अब इस 3% में भी, इस 3% का जो अगर हम और ज्यादा फर्दर इसे डिवाइड करें कि ये चीजें और कहां बने, तो आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। इस 3% को अगर हम 100% मानते हैं, ठीक है, 100% टोटल पानी अगर हम मान रहे हैं 3% का, तो उसमें से 68.7% तो भैया ग्लेशियर और आइस कैप में है। ग्राउंड वाटर तकरीबन 30% है। ठीक है, और सरफेस वाटर कितना है? 0.3% फ्रेश, और 0.9% जो है वो और दूसरी जगह पर है। तो ये सरफेस वाटर में लेक, स्वैम्प्स, रिवर्स, इसमें फ्रेश वाटर जो है, समझ गए? तो ऐसा नहीं है कि फ्रेश वाटर 3% आपके नहीं तो बहुत ही कम है। अगर ये दिख रहा है तो ये भी बहुत ज्यादा है। पूरी पूरी बड़ी बड़ी जो रिवर्स हैं, बड़े बड़े जो लेक्स हैं, वो उस 3% का भी एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जितना पानी अभी धरती पर मौजूद है। बट स्टिल वाटर जो है, फ्रेश वाटर जो है, वो बहुत जल्दी से, क्योंकि 8 बिलियन लोग भी तो हो चुके हैं, तो भैया पानी तो चाहिए सबको, और सब यूज कर रहे हैं पानी। आप अगर दांत मांज रहे हैं सुबह उठकर, तो आप क्या करते हैं? आपने खोला वॉश बेसिन का और भाई पानी बह रहा है बेहतरीन, आप दांत मांज रहे हैं बिल्कुल डांस करते हुए। तो ऐसा नहीं करना है। सही है, वाटर को बचाना है। क्यों बचाना है? क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, क्या ये रिप्लेनिशेबल है, क्या ये रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है? बताइए, आप खुद बताइए। आपने अगर पढ़ा हो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस, तो ये कौन सी रिसोर्स है? वाटर।
सोचिए सोचिए, रिन्यूएबल जो रिन्यू हो जाए, नॉन रिन्यूएबल जो रिन्यू ना हो। अरे भाई पानी ठीक है, पानी जो है वो क्या है, वो रिन्यू हो सकता है, आप उसे बार बार यूज कर सकते हैं, ये क्या है, रिन्यूएबल है, सही बात है। लेकिन फ्रेश वाटर अगर एक बार खराब हो गया तो क्या आप उसे नाली के पानी दोबारा पियोगे, नहीं पियोगे ना। भाई सलाइन वाटर तो है, बट सलाइन वाटर हम नहीं पी सकते। तो अभी टेक्नोलॉजी पर काम चल रहा है कि भैया सलाइन वाटर को फ्रेश वाटर में तब्दील करो। तो वाटर डिसैलिनेशन, ये टेक्नोलॉजी का काम चल रहा है अभी अच्छा खासा। तो ये देखिए जब तक होता है, लेकिन तब तक जब तक ये चीज नहीं होती है कि हम ओशन वाले वाटर को पीने लायक बना लें, तब तक ये टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप होती, तब तक हमें क्या है, जो 3% पानी है और ये सारा पानी है, इसको हमें बचाना है, ताकि हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए पानी रहे मौजूद धरती पर। सही है, चलिए साहब। तो 97, तकरीबन 97%, 97% जो पानी है वो अर्थ पर ओशन में है, और बाकी का तकरीबन 3% फ्रेश वाटर, वो वाटर रिजर्व अलग अलग जगह पर है, जो कैसा पानी है, किस तरह का है, फ्रेश वाटर है। सही है। तो यहां पे देखिए ऑप्शन जो दे रखे हैं हमें, 70% ना, 10% ना, 8% ना, 3% के पास कौन सा है, 2.7%। मैंने कहा था ना पॉइंटों में आगे पीछे हो सकता है। तो 2.7% पानी हमारे सवाल के हिसाब से ऐसा है जो फ्रेश वाटर रिजर्व है पूरी दुनिया के अंदर। जितना भी पानी है उसका 2.7% वाटर क्या है, वो है फ्रेश। ठीक है, हमसे यही पूछा गया है कितना है। आई होप कि आपको ये वाली चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगले सवाल की अगर हम बात करते हैं, तो अगला सवाल हमसे कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरियाज मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ हो, यानी कि जो जीव जंतु हैं उनका कंजर्वेशन हो, उनकी देखभाल हो, उनका रखरखाव हो, ठीक है, साथ में और भी बहुत सारे पर्पस हमारे फुलफिल हो। तो कहां पे होता है ऐसा, कहां पे होता है ऐसा, रिवर्स में ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ना, नेशनल पार्क में ना, ये होता है बायोस्फीयर रिजर्व में। कहां होता है ये, बायोस्फीयर रिजर्व में। बायोस्फीयर रिजर्व इज द करेक्ट आंसर। अब बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लें। सही है, क्योंकि हमें ये जानना जरूरी है, क्योंकि क्या पता इससे अगला सवाल कुछ थोड़ा सा आ जाए रिलेटेबल। तो देखो बायोस्फीयर रिजर्व एक पूरा का पूरा एरिया है, पूरा जोन है। ठीक है, इस जोन में जो सबसे बाहर का हिस्सा है, जिसे हम ट्रांजिशन जोन कहते हैं, यहां पे देखो ह्यूमन सेटलमेंट रहता है, ह्यूमन सेटलमेंट कर सकते हैं हम। सही है। और यहां पर क्या कर सकते हैं, यहां पर हम सर्च कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, कोई चीज हमें रिसर्च करनी है, ओके। और क्या कर सकते हैं हम, एजुकेशन, यानी कि यहाँ पे स्कूल्स वगैरह कोई बन सकता है, एजुकेशन हम प्रोवाइड करवा सकते हैं अपने बच्चों को। और ह्यूमन सेटलमेंट है तो जाहिर सी बात है, स्कूल है, सारी चीजें हैं यहाँ पर, तो सबसे बाहर के एरिया में। ठीक है। अब उससे अंदर हम आए बफर जोन। तो बफर जोन में भी रिसर्च हो जाती है। बफर जोन में क्या है, टूरिज्म होता है। टूरिज्म, आप आते हैं ना बहुत दूर दूर से, भैया जाओ जंगल सफारी पे चल रहे हैं, शेर देखना है, वो देख, तो वो सब अंदर नहीं आते बिल्कुल जंगल के, वो जंगल के थोड़े बाहर के हिस्से में रहते हैं, उस हिस्से को हम क्या कहते हैं, बफर जोन। ठीक है। बफर जोन जो बीच का हिस्सा होता है, जो ना कि बहुत ज्यादा घना होता है ना बहुत आबादी वाला होता है, एक नॉर्मल बीच का होता है। ठीक है। ह्यूमन सेटलमेंट भी थोड़ा बहुत मिल जाता है यहाँ पर, मॉनिटरिंग लेकिन चलती रहती है। मॉनिटरिंग मतलब कि सरकार की जो कुछ ऑफिस हैं जो फॉरेस्ट रिजर्व, फॉरेस्ट मैनेजमेंट का काम करते हैं, तो सरकार नजर रखती है कि कौन कोई जानवर वहां से बाहर तो नहीं आ रहा। कहां से, कोर रीजन से, कोर एरिया से, जो यहाँ पर खास तौर से मॉनिटरिंग चलती है। क्या चलती है, सरकार की मॉनिटरिंग, देखभाल होती है जानवरों की, भैया कोई जानवर, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई हंटिंग तो नहीं कर रहा, कोई मार तो नहीं रहा जानवरों को। सही है, कोई किसी तरह से किसी तरह का कोई एक्सप्लॉइटेशन तो नहीं कर रहा। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो 3 जोन में बटा हुआ है, सबसे बाहर वाला ट्रांजिशन, बीच वाला बफर, और सबसे अंदर वाला कोर। अब ये चीज है कि भाई कहां कहां पे क्या, देखो ह्यूमन सेटलमेंट कोर में नहीं मिलेगा, ठीक है, बफर में थोड़ा बहुत मिलेगा, लेकिन ट्रांजिशन में अच्छा खासा मिल जाएगा। ओके, अब जरा इस बात को पढ़ लो, अगर ये वाली बात समझ में आ गई, इस बात को पढ़ लो थोड़ा सा। बायोस्फीयर रिजर्व आर मल्टीपर्पस, मल्टीपर्पस है वो, यहाँ हमारा सवाल वही था ना, मल्टीपर्पस के लिए होता है, यानी कि बहुत सारे पर्पस है। देखो बहुत सारे पर्पस है। बायोडायवर्सिटी, मतलब कि बायोडायवर्सिटी क्या है, बायो मतलब लाइफ, डायवर्सिटी मतलब टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ, मतलब कि अलग अलग तरह के प्लांट, अलग अलग तरह के एनिमल्स, हर तरह के रेयर स्पीशीज, बहुत ऐसी स्पीशीज दुनिया में बहुत कम बची हैं, तभी तो ये सरकार ने बनाया पूरा का पूरा बायोस्फीयर रिजर्व। वरना नॉर्मल जंगल छोड़ देता, कोई भी आओ मारो काटो खाओ, मतलब कि हंटिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जानवर कम हो रहे हैं, हमें बचाना है बायोडायवर्सिटी को, क्योंकि बायोडायवर्सिटी, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से रिलेटेबल है, इकोसिस्टम को बचाना है ना। बायोटिक और एबायोटिक जो फैक्टर्स हैं एक दूसरे से रिलेटेबल हैं, एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं। अब अगर आपको ये वाली बात नहीं समझ में आई तो बिल्कुल ज्वाइन करिए हमारा जो प्लेटफॉर्म है, उसमें आपको बस हम अच्छे से बताएंगे सारी की सारी बातें। ओके, हाँ, विच आर मेंट टू फॉर प्रिजर्विंग जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल फॉर ट्राइबल्स। अच्छा, ट्राइबल जो कम्युनिटी होती है ना, ये जो ह्यूमन, ये जो सेटलमेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे सेटलमेंट, ये किसका सेटलमेंट है खास तौर से, ये ट्राइबल कम्युनिटी का है, जो जंगली, जो आदिवासी लोग होते हैं, आदिवासी जो लोग होते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्राइबल कम्युनिटी। ठीक है। तो आदिवासी कहाँ रहते हैं, जंगलों में तो रहते हैं, उन्हें जानवर, वो पता है, हमसे ज्यादा ख्याल जंगल का और जंगल के जानवरों का आदिवासी लोग रखते हैं, जो कि सही बात है। क्यों, क्योंकि आप, वो अपना खाना, उनका घर, वो सारी चीजें उनसे ही है ना। उन्हें शहरों से क्या मतलब, वो ना हमारी लाइट यूज करते, वो ना हमारा कुछ इंटरनेट यूज करते, वो ना फोन यूज करते कुछ, वो तो अपना बस जंगल में जो नेचर है सबसे ज्यादा करीब, वही तो है इस वक्त दुनिया में नेचर के। चलिए, तो हमारा जो, अगर हम जोन्स की बात करें तो कोर जोन सबसे अंदर वाला, कोर जोन और नेचुरल जोन।
नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड। ये सवाल आते हैं, ये चीजें आती हैं, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, बताओ कि कौन से जोन में ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड बिल्कुल नहीं होती, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होती है। तो कोर जोन के अंदर। ठीक है, द एरिया इज अनडिस्टर्ब, लीगली प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम। अनडिस्टर्ब होता है यानी कि इसमें किसी तरह की कोई छेड़खानी नहीं होती। सरकार का कोई बाशिंदा है वो भी वहां पे जाकर कोई छेड़खानी नहीं करेगा। यानी कि ऐसा नहीं है उसने पेड़ काट दिए क्या चलो ये कर लो और जानवर मार दिए, कुछ नहीं कर सकते। और लेकिन सरकार जो है क्या करती है, प्रोटेक्टेड है लीगली। अगर किसी ने कुछ करने की कोशिश करी हंटिंग वगैरह तो उस पर लीगल एक्शन होगा, वो जेल में जाएगा। बफर जोन आपका थोड़ा इससे बाहर का, कोर से बाहर का आ गया। इट सराउंड्स द कोर एरिया, कोर एरिया के सराउंड करता है, यानी कि कोर एरिया से बाहर निकल देंगे आप थोड़ा सा तो बफर जोन आ जाएगा। ठीक है, लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड है बट लिमिटेड। क्या लिमिटेड? जैसे कि रिसर्च के लिए किसी को जाना हो, कोई एजुकेशन पर्पज से अगर जाना हो तो वो जा सकता है, बट ऐसे घूमने फिरने और वहां घर बनाने नहीं। ठीक है, लेकिन ट्राइबल लोग वहीं रहते हैं, तो इसलिए जो घर दिख रहा है ना आपको यहाँ पर इसके अंदर, तो ट्राइबल लोग हैं, ये समझिए आप। ट्रांजिशन जोन और मैनिपुलेशन जोन, यानी कि जहां पर ठीक है आप कर सकते हो, ये सबसे आउटर मोस्ट जोन है, पेरिफेरल पार्ट ऑफ बायोस्फीयर, यानी कि बायोस्फीयर जो है पूरा उसकी बिल्कुल किनारा। जैसे मान लीजिए ये सिटी वाला एरिया है, शहर है, और ये क्या है आपका जंगल यहां से शुरू हो गया, तो दिस इज ट्रांजिशन जोन पूरा। समझ गए? पार्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व वेयर एक्टिविटीज लाइक सेटलमेंट्स, क्रॉपिंग मतलब कि खेती बाड़ी, फॉरेस्ट्री, टूरिज्म एक्सेट्रा विदाउट डिस्टर्बिंग द बायोडायवर्सिटी आर अलाउड। ठीक है, बायोडायवर्सिटी को डिस्टर्ब आप यहां भी नहीं करेंगे, आप यहां भी हंटिंग नहीं करेंगे, आप यहां भी पेड़ नहीं काटेंगे, ये तभी तो ये पूरा का पूरा बायोस्फीयर रिजर्व है। लेकिन आप अच्छे खासा काम कर सकते हैं, वहां पर रह सकते हैं, घर बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ऐसी खास। ठीक है, तो ट्रांजिशन जोन, बफर जोन और कोर जोन, ये वाली चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो हमारा सवाल जो है वो था, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरियाज बिल्ड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो वो क्या है हमारा जवाब? सीधा साधा है, बायोस्फीयर रिजर्व। चलो अगले सवाल पे हम बढ़ते हैं। वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड वाटर डे क्या होता है, कब मनाया जाता है? देख लो भैया, वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च। कब? 22 मार्च। वर्ल्ड वाटर डे इज अ ग्लोबल यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्वेंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 22 ऑफ मार्च टू रेज अवेयरनेस। क्यों? क्योंकि हमें पानी बचाना है। ठीक है, अबाउट द वैल्यू ऑफ फ्रेश वाटर एंड अ कॉल फॉर द वाइज यूज ऑफ फ्रेश वाटर एंड रिसोर्सेज। सही से इस्तेमाल करें हम पानी का, और पानी हमें बचाना है, क्योंकि सिर्फ फ्रेश वाटर 3% ही तो है। तो क्या है इसका? 22 मार्च इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसमें तो कोई समझाने वाली बात थी नहीं, ये आपको याद करने वाली चीज है। अगला सवाल है कि टर्म प्रोटोप्लाज्म किसने दिया? प्रोटोप्लाज्म टर्म जो है वो किसने दिया? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, ल्यूवन हुक या पुरकेंजी? सही है, तो आप ये वाली बात सुनिए। तो भैया रॉबर्ट ब्राउन ने तो बताया न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने बताया सेल के बारे में, ल्यूवन हुक ने बताया लिविंग सेल के बारे में, सही है, और पुरकेंजी बचा, तो पुरकेंजी इज दी करेक्ट आंसर। पुरकेंजी ने टर्म जो है प्रोटोप्लाज्म, जो टर्म है वो किसने दिया था? पुरकेंजी ने। ये तो हो गया हमारा जवाब नॉर्मल सा। अब क्या होता है ये देखिए, प्रोटोप्लाज्म अगर है क्या, तो देखो सेल है, ठीक है, अरे हाँ दिस इज सेल, ठीक है, दिस इज सेल का न्यूक्लियस। ओके, तो सेल के न्यूक्लियस के बाहर ये जितना भी आपका मामला नजर आ रहा है आपको, ठीक है, दिस इज कॉल्ड, अच्छा इस मामले में क्या है, सेल मेम्ब्रेन भी है आपकी, देखो ये भी सेल मेम्ब्रेन, सेल के सारे ऑर्गेनेल्स हैं और सेल का फ्लूइड है, ठीक है, इसमें भरा हुआ है पूरा का पूरा फ्लूइड, ठीक है, ये मिलाकर क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। ये चीजें आपकी क्लियर है, बहुत अच्छे से, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये है न्यूक्लियस भाई हमारे, इसके अंदर जो भी आपका मामला भरा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। साइटोप्लाज्म कहां से कहां तक? जो सेल की मेम्ब्रेन है, और जो न्यूक्लियोप्लाज्म की जो, सॉरी न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, आउट मेम्ब्रेन जो है, तो इससे बाहर का पूरा एरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर का पूरा एरिया, जितना भी सेल का फ्लूइड है, वो सारी चीजें मिलाकर क्या कहलाती हैं? साइटोप्लाज्म, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या भरा हुआ है? न्यूक्लियस के अंदर भी तो एक फ्लूइड है ना, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं हम उसे? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो अगर हम ये कहें कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, समझ में आ गई ये वाली बात? यानी कि सेल का जितना भी फ्लूइड है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? जो न्यूक्लियस के अंदर है, उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। और साइटोप्लाज्म क्या है? जो न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर है, वो सब क्या है? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। समझ गए? अब देखो सुनो, टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज कॉइन्ड बाय जेई पुरकेंजी। ये वाली बात, हमारा सवाल यही था कि इसने क्या दिया था, हमने बता दिया कि भाई किसने दिया था, पुरकेंजी ने दिया था। सवाल हमारा खत्म। अब और चीजें क्या हो सकती हैं, ये भी तो पूछ सकता है अगली बार सवाल में, क्या प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, या फिर और ऑप्शन बना देगा इसके। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, सही है। प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग मैटर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। ये भाई ये लिविंग मैटर ही तो है, तभी तो सेल जो है सारे के सारे फंक्शन कर रहा है, सही है। तो प्रोटोप्लाज्म को हम क्या कहेंगे? लिविंग मैटर प्रेजेंट इनसाइड द सेल।
ठीक है। इट इंक्लूड साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म मैंने आपको बता दिया, न्यूक्लियस के अंदर का जितना भी आपका मटेरियल, जितना फ्लूइड है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। इट परफॉर्म्स ऑल दोस फंक्शंस व्हिच आर कैरिड आउट बाय द सेल। जाहिर सी बात है, जब प्रोटोप्लाज्म पूरा का पूरा सेल फ्लूइड है तो इसके अंदर तो सारे ऑर्गेनेल होंगे। अब सारे ऑर्गेनेल का सबका अपना फंक्शन होगा, यानी कि कलेक्टिवली सारा का सारा फंक्शन कहां हो रहा है, वो हो रहा है प्रोटोप्लाज्म के अंदर। जैसे कि रिप्रोडक्शन, जैसे कि सेल मूवमेंट, जैसे कि सेल का एक्सक्रीशन, कुछ अगर बेकार चीज कुछ बाहर निकालनी है सेल से, कुछ एक्सक्रीट करना है, रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई, ग्रोथ, ये सारी चीजें, यानी कि सारे फंक्शन अलग अलग कहां हो रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म के अंदर। प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है मैंने बता दिया, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है मैंने बता दिया। तो हमारा जो सवाल है और उसका जवाब है वो क्या है, सवाल यह है कि टर्म प्रोटोप्लाज्म किसने दिया भैया, टर्म प्रोटोप्लाज्म दिया पुरकेनजी भाई साहब ने है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल हमसे क्या कहता है, देखो लेंटिसेल वाली बात आ गई। लेंटिसेल्स आर प्रेजेंट ऑन, लेंटिसेल्स कहां प्रेजेंट होते हैं, लेंटिसेल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं स्टेम्स ऑफ हार्ड एंड वुडी प्लांट। सही है, कहां होते हैं प्रेजेंट, स्टेम, स्टेम पर होते हैं। और किस तरह के प्लांट की, हर्बेशियस प्लांट पे नहीं, रूट हेयर पे नहीं, हर्बेशियस प्लांट पे नहीं, लीव्स पर नहीं, कौन सी, स्टेम ऑफ हार्ड एंड वुडी प्लांट, जो बड़े बड़े बहुत चौड़े चौड़े ट्रंक वाले प्लांट होते हैं ना, उनपे होता है। सही है, लेंटिसेल्स क्या होते हैं, लेंटिसेल्स जरा देख लो एक बार, इसे देखिए क्या होता है लेंटिसेल। लेंटिसेल्स आर फाउंड इन दी वुडी ट्रंक और स्टेम ऑफ प्लांट। ठीक है, वुडी जो प्लांट होते हैं उसमें पाया जाता है खासतौर से। अ लेंटिसेल इज स्पंजी एरिया, ये देखो, ये देख रहे हैं आप थोड़ा सा होल टाइप का, ये देखो, ये है क्या, स्टेम। सही है, ये रहा एक छोटा सा लेंटिसेल, इसी को यहाँ पे ये दिखा रहे हैं यहाँ पे। सही है, ये देखिए, ये क्या है, एपिडर्मिस, एपिडर्मल लेयर, और यहाँ पे थोड़ी सी ब्रेक है, ब्रेक है। यहीं पर क्या हो रहा है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ लेंटिसेल। यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, समझ गए। जैसे कि वाटर वेपर जो निकल रही थी ना, वाटर वेपर जो निकल रही थी ट्रांसपिरेशन में, तो वो यहीं से निकल रही थी। ठीक है, यहाँ से सेल्स के बीच में से आकर वाटर वेपर जो है वो बाहर निकल रही थी एटमॉस्फेयर में, यानी कि यहीं से वाटर वेपर बाहर जो है निकल रही थी। स्टोमेटा से तो निकलती निकलती है, वो तो हमें पता है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस मैंने बताया था पहले सवाल में, लेकिन यहां से भी निकलती है वाटर वेपर। सही है, तो ट्रांसपिरेशन में लेंटिसेल और स्टोमेटा यानी कि लीफ और स्टेम दोनों का काम है। ठीक है, अब लेंटिसेल क्या होता है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया तो थोड़ा सा इधर आइए। स्पंजी एरिया प्रेजेंट इन द वुडी सरफेस ऑफ स्टेम, इट अपीयर्स एज लेंस शेप्ड स्पॉट, छोटा सा स्पॉट होता है लेंस की तरह। एक्ट एज पोर, पोर का मतलब क्या होता है, होल। ठीक है, दे अलाउ द एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन इंटरनल टिश्यू, यानी कि अंदर के जो टिश्यू है उसकी एक्सचेंज ऑफ गैस, एंड द एटमॉस्फेयर, और जो बाहर की जो हवा है। ठीक है, तो दोनों में एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो करवाता है स्टेम्स पर। कौन करवाता है, वो करवाता है हमारा प्यारा लेंटिसेल। तो हमारा जवाब क्या है यहाँ पे, लेंटिसेल्स आर प्रेजेंट ऑन स्टेम्स ऑफ हार्ड एंड वुडी प्लांट, दिस इज आवर आंसर। ओके, चलो अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा, सवाल तो खामोश है, हम ही बोल रहे हैं बस ऐसे पढ़ के। द होल प्रोसेस ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस कहां होता है, क्लोरोप्लास्ट में ना, माइटोकॉन्ड्रिया में ना, राइबोसोम में ना, ये कहां होता है, साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म इज द करेक्ट आंसर। जो एनएरोबिक प्रोसेस है, यानी कि ऑक्सीजन जो है या तो बहुत कम होगी या फिर होगी ही नहीं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एनएरोबिक। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो क्या है, वो है एरोबिक। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर रेस्पिरेशन हो रहा है तो एरोबिक, अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है तो वो क्या है, एनएरोबिक। तो ये एरोबिक और एनएरोबिक क्या है, जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी क्योंकि सवाल हमसे पूछा तो आपको जाहिर सी बात है मैं बिल्कुल शुरू से सारी चीजें नहीं बता सकता, थोड़ी तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। सही है, तो अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, डिजी क्लासेस प्लेटफॉर्म इसीलिए है भैया, आइए ज्वाइन करिए और नॉलेज लीजिए इतने कम पैसों में। कितने कम पैसों में मैं अभी बताऊंगा, टेंशन मत लो, जुड़े रहो। तो सवाल है, जवाब है हमारा साइटोप्लाज्म। क्यों है जवाब साइटोप्लाज्म, जरा ये देख लो एक बार। It takes place in the cytoplasm since most anaerobic cells do not have specialized organelle, whereas where aerobic respiration takes place in the mitochondria। तो भैया एरोबिक रेस्पिरेशन कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सही है, एरोबिक, लेकिन हमसे पूछा है एनएरोबिक, तो एनएरोबिक कहां होता है, साइटोप्लाज्म में। ओके, ये देखो जरा, रेस्पिरेशन क्या है पहले थोड़ा सा देख लो, चलो इसकी बात कर ही लो। रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू जो खाना जो है वो बर्न होता है, टूटता है और उससे फिर एनर्जी निकलती है। ठीक है, खाना क्या है, यहाँ पे खासतौर से ग्लूकोज की बात हो रही है। ग्लूकोज टूटेगा कहाँ पे, साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, किसमें टूटेगा, पायरोवेट, और एनर्जी निकली थोड़ी सी। सही है, अब यहाँ पे अब ऑक्सीजन की बारी है, ऑक्सीजन है या नहीं। अगर ऑक्सीजन है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर CO2, वाटर और एनर्जी निकलेगी। ठीक है, इस तरह का जो वो है रेस्पिरेशन, वो क्या कहलाता है, एरोबिक। क्या कहलाता है, एरोबिक। ये वाली बात हमें समझ में आ गई, कहां पे हो रहा है ये,
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, सबसे ज्यादा एनर्जी वहीं से निकलेगी। सही है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। चलिए आपको पता है, अगर नहीं पता तो भैया फिर वही बात मैं रिपीट करूंगा। ज्वाइन करिए डिजी क्लासेस को और जानिए कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। सही है, अभी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर सकता हूं बिकॉज बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, टाइम की थोड़ी सी किल्लत है। आई होप यू अंडरस्टैंड माई थिंग्स। ओके, चलो, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी है। जब हम भाई बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो मसल सेल है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो हमारी मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं, दर्द होने लगता है बहुत। वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ये भी सवाल आया है कि आपकी मसल में क्रैम्प आ जाते हैं, किसकी वजह से, क्या बन जाता है, कौन सा एसिड प्रेजेंट हो जाता है, कौन सा एसिड जो है वो बनता है रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू, और किस तरह का रेस्पिरेशन होता है। दैट रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि क्या है, ऑक्सीजन नहीं है, बहुत कम है। और अगर बिल्कुल ही नहीं है, ईस्ट के अंदर अगर हम देखें बिल्कुल ही नहीं है आपकी ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा? इथेनॉल बनेगा। क्या बनेगा? इथेनॉल बनेगा, यानी कि इथेनॉल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और एनर्जी निकलेगी, बट बहुत कम। ओके, सही है। तो ये क्या है? ये एनएरोबिक है। कहां पे हो रहे हैं? साइटोप्लाज्म में। और एरोबिक कहां पे हो रहा है आपका? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ये वाली बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी कि हमसे क्या पूछा है और हमारा जवाब यहां पर क्या है। ठीक है, हमसे क्या पूछा था कि भैया हमारा जो एनारोबिक का प्रोसेस है, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो कहां हो रहा है? तो वो हो रहा है हमारा साफ साफ साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल 46 नंबर क्वेश्चन। 4 सवाल लेंगे बस, 35 से 50 तक रहते हैं। विच प्लांट हार्मोन प्रोमोट्स डोरमेंसी इन सीड? सीड की डोरमेंसी क्या होती है? ये ऑप्शन बाद में पढ़ूंगा। 4-5 ही हार्मोन है, ऑक्सिन है, जिबरेलिन है, साइटोकिनिन है, एब्सिसिक एसिड है। तो इन हार्मोन्स में से आई होप कि आपको पता होगा हार्मोन क्या होते हैं। नहीं पता तो चलो मैं बता रहा हूं। कुछ स्पेशल टाइप का केमिकल होता है हार्मोन, जो कि क्या करता है, कोई ना कोई फंक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सही है, ये छोटी सी बात मैंने आपको बता दी। डिटेल में अगर जानना है फिर वही वाली बात रिपीट करूंगा। कौन सी बात? चलो छोड़ो, बहुत बार रिपीट कर चुका। आप समझदार हैं, आप कर लेंगे ज्वाइन डीजी क्लासेस को। चलिए, तो कौन सा हार्मोन जो है वो प्रमोट करता है, रोकता नहीं है, बढ़ाता है कि भैया इस चीज को प्रमोट करो, यानी कि ये रहने दो, होनी चाहिए ये चीज प्रेजेंट। क्या होनी चाहिए? डोरमेंसी इन सीड। सीड डोरमेंसी का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीड डोरमेंसी? सीड डोरमेंसी का मतलब क्या है कि भैया एक सीड है वो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, इसके अंदर, सीड के अंदर जो जर्मिनेशन है, ठीक है, वो स्टॉप हो गया है। क्या हो गया है? स्टॉप हो गया है। ठीक है, स्टॉप हो गया है, लेकिन कैसा वाला? टेम्परेरीली। ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए टेम बोल गया ये, मतलब कि सीडी खराब हो गया। ये टेम्परेरी थोड़ा सा स्टॉप हो गया है, अब जर्मिनेट नहीं कर रहा अभी। कब तक नहीं करेगा? जब तक हम इसे कंडीशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। कौन सी कंडीशन? मॉइस्चर प्रोवाइड नहीं करेंगे सॉइल में, अगर हम इसे नहीं, मतलब कि सो नहीं करेंगे प्रॉपर तरीके से। अब आप देखते होंगे भैया, किसान की सीड खरीद के लाता है, ठीक है, तो सीड वो है कहां रखे रहते हैं? सीड ग्रेन्स के अंदर है ना, थैलों के अंदर, उसके अंदर पता नहीं कहां कहां रखते हैं लोग, पैकेट्स में रखते हैं सीड। तो वहां पे सीड जो है वो ग्रो क्यों नहीं कर रहा? अब वही सीड को हम अगर उसमें लगा देंगे, उस पर सनलाइट आई, उस पर क्या कहते हैं, पानी डाला हमने अच्छे से, मॉइस्चर हमने उसे दिया, तो वो सीड ग्रो करे आएगा। तो कुछ तो ऐसी चीज है ना सीड के अंदर, कोई केमिकल ऐसा बनना है ना जो सीड को जर्मिनेट करने से रोक रहा है। तो उसी उसी चीज के रोकने को, उसी तो हम कहते हैं सीड डोरमेंसी। तो वो कौन सा केमिकल है? वो क्या है? वो प्लांट हार्मोन है एक। और कौन सा प्लांट हार्मोन है वो? कौन सा प्लांट हार्मोन है भैया? वो है आपका सीड डोरमेंसी को कौन रोकता है? ये इकलौता है भैया। कौन है? एब्सिसिक एसिड। कौन है? एब्सिसिक एसिड। तो हमारा जो जवाब है यहाँ पे वो क्या होगा? जो हमारा आंसर है वो है एब्सिसिक एसिड। ये क्या करता है? सीड की डोरमेंसी को प्रमोट करता है। ये कहता है कि भैया सीड जो है वो डोरमेंट स्टेज में रहे, सीड जो है वो सोता रहे, वो प्लांट ना बने, प्लांट लेट उसमें से ना निकले। ठीक है, सीड जो है वो सोता रहे, डोरमेंट स्टेज में रहे। ओके, तो एब्सिसिक एसिड है प्लांट हार्मोन। अब थोड़ा सा ये देख लो, मैं आपके लिए एक चार्ट लेकर आया हूं, बहुत प्यारी सी चार्ट, मतलब खाने वाली चार्ट नहीं, चार्ट, CHART वाला चार्ट। तो देखो, जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन कौन कराता है? जिब्रेलिन कराता है सीड जर्मिनेशन। और कौन कौन नहीं कराता आपके सामने है। ग्रोथ टू मेच्योरिटी, यानी कि ग्रोथ में कौन कौन हेल्प करता है उसकी, प्लांट की? जिब्रेलिन करता है, ऑक्सिन करता है, साइटोकिनिन। देखो, जिब्रेलिन करता है, ऑक्सिन करता है और साइटोकिनिन करता है। ये हार्मोन्स हैं, ठीक है। और फ्लावरिंग में कौन कौन हेल्प करता है, कि प्लांट के अंदर फ्लावर आए, ये फंक्शन जो है कौन कौन हेल्प कर रहा है, कौन सा केमिकल? तो भैया जिब्रेलिन है, ऑक्सिन है, साइटोकिनिन है, इथाइलिन है। कहीं कहीं ना कहीं चारों के चारों रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, अब कौन सा ज्यादा होता है, कौन सा कम, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, जब आप लेक्चर हमारे देखेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा सारी चीजें। बट क्योंकि टाइम की कमी है, मैंने कहा तो सारी चीजें डिस्कस करनी है, तो थोड़ी 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 जल्दी जल्दी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसलिए मैं बिल्कुल बच्चों का सा डायग्राम लाया हूँ, छोटा सा प्यारा सा, ताकि आपको समझ में आ रहा है। फ्रूट डेवलपमेंट, फ्रूट के डेवलपमेंट में कौन हेल्प कर रहा है? एब्सिसिक एसिड को छोड़ के सारे के सारे कर रहे हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, इथाइलिन। ठीक है, एब्सिसिक एसिड तो डोरमेंट वो करता है ना, डोरमेंसी में हेल्प करता है और एब्सिशन कराता है। अब एब्सिशन क्या होता है देख लो, सीड एब्सिशन,
जो लीफ, जो पत्ते जो आपके गिर जाते हैं ना, प्लांट आप देखते होंगे ना, एक समय आता है जिसमें क्या होता है कि प्लांट से सारे के सारे पत्ते गायब, सारे पत्ते जो है वो बेचारे नीचे गिर गए पीले पीले होकर, तो प्लांट जो है बिल्कुल नंगा सा हो गया विदाउट लीव्स। तो वो क्या होता है, उसे हम कहते हैं एब्सिशन। सही है, एब्सिशन। तो वो किसकी वजह से होता है, वो होता है आपका इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड की वजह से एब्सिशन होता है, इसीलिए इसका नाम है एब्सिसिक एसिड, बिकॉज ये एब्सिशन कराता है। सही है, पतझड़ का मौसम हम जैसे कहते हैं। चलो, सीड डोरमेंसी की बात करें तो सीड डोरमेंसी में एक ही बादशाह है, वो है एब्सिसिक एसिड। बाकी सीड डोरमेंसी को ये सब क्या करते हैं, ये सब प्रमोट नहीं करते। ये सब क्या करते हैं कि भैया सीड डोरमेंसी ना हो, सीड जो है वो जर्मिनेशन हो, ये जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एब्सिसिक एसिड है जो कि क्या करता है, सीड डोरमेंसी में हेल्प करता है। और इस चार्ट से सवाल आता ही आता है, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कौन सा जो हार्मोन है उसका क्या फंक्शन है। ठीक है, ये सवाल आता है आपको। चलो, फीमेल गैमेटोफाइट हम कैसे कहते हैं, इज ऑल्सो नोन एज, फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो नोन एज, देख लो जरा क्या होता है फीमेल गैमेटोफाइट। ये देखिए, दिस इज फीमेल गैमेटोफाइट, इट इज ऑल्सो नोन एज एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक ये ऐसा टॉपिक है कि आपको बहुत सारी पुरानी चीजें पता होनी चाहिए। तो अब मैंने वही कहा कि वक्त नहीं है इतना कि बहुत सारी पुरानी चीजें आपको मैं बताऊं। अभी यहां पर अगर आपको जानना है तो फिर आप क्या करिए, जी हाँ, डिजी क्लासेस को ज्वाइन करिए। चलिए खैर, जो लिखा है एटलीस्ट यहाँ पे जो मिलाया हूं वो आपको बता देता हूं। फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि प्लांट है, उसमें फ्लावर है और उसके अंदर ओवरी है। सही है, तो ओवरी जब है तो भाई क्या होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। सही है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो अब जो मेल सेल आएगा वो कहां आएगा, ओवरी के अंदर आएगा। उसके अंदर क्या है, ओवरी के अंदर एक एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो सैक। ठीक है, उसी एम्ब्रियो सैक को हम क्या कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। यही तो हमसे सवाल पूछा है बस। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होता है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है दिस इज कॉल्ड चैलेजल एंड। ठीक है, नीचे वाला हिस्सा है दिस इज कॉल्ड माइक्रोपाइलर एंड। यहीं से ही जो पोलन ट्यूब जो जाती है ना, वो यहीं से जाती है माइक्रोपाइलर एंड से। ठीक है, और पोलन ट्यूब में क्या आते हैं, गैमेट्स आते हैं, मेल सेल आते हैं, 2 एक्स सेल आते हैं। ठीक है, कहां से आते हैं, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी अगर आपको पता हो तो स्टिग्मा पर पोलन आता है। व्हाट इज पॉलिनेशन, पॉलिनेशन इज द प्रोसेस इन विच अ पोलन फ्रॉम एंथर कम्स फ्रॉम अ पोलन कमिंग फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। ओके, स्टिग्मा इज द अपर पोर्शन और दी आउटर पोर्शन जहां पर पोलन आता है। अब वो पोलन वहां पर आ गया स्टिग्मा पे, तब क्या होगा, वो भाई पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन करेगा और वो पोलन ट्यूब कहां पे आएगी, आपकी माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू अंदर आ जाएगी। ठीक है, अब अंदर आ जाएगी तो आपके यहाँ पे एग सेल यहाँ पे उसे मिलेगा, 2 सिनर्जिड्स मिलेंगे और बीच में पोलर न्यूक्लियाई है और एंटीपोडल सेल मिलेंगे चैलेजल एंड पर। अब ये मिलेंगे तो क्या होगा इनका, ये पूरी बात जब हम क्या पढ़ेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन जब हम पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझाऊंगा कि ये क्या होता है। यानी कि ये भी रिप्रोडक्शन का पार्ट है, फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट जब आएगा तब हम अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि फीमेल गैमेटोफाइट हम कैसे कहते हैं, एम्ब्रियो सेक को कहते हैं। यानी कि एम्ब्रियो क्या है भाई, इसी के अंदर तो पूरा का पूरा जो जो बेबी प्लांट है वो डेवलप होगा। बेबी प्लांट का मतलब क्या है, जो सीड हमारा बनेगा पूरा। सही है, चलो, in angiosperm it is mostly developed as 8 celled nucleate structure. It consists 3 antipodal cell, मैंने बताया 3 antipodal cell, 1 central cell, 2 synergid cell और एंड 1 egg cell। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 8 न्यूक्लियस, 7 सेल है मगर 8 न्यूक्लियस हैं। ये बीच में इस सेल में 2 न्यूक्लियस होते हैं, पूरा न्यूक्लियाई। सही है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 सेल हैं, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस हैं। इस अच्छा इसको पता है हम क्या कहते हैं, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर या फिर स्टेज। सही है, आप कह सकते हैं एम्ब्रियो सैक जो है वो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियस वाली स्ट्रक्चर होता है। ओके, चलिए इतना ही अभी आपके लिए जानना बहुत है, क्योंकि अगर हम आगे बताएंगे तो आपका जो दिमाग है वो हैंग हो जाएगा। ओके, एम्ब्रियो सैक इज द करेक्ट ऑप्शन। फीमेल गैमेटोफाइट जो होती है, फीमेल का वो हिस्सा जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन का पार्ट है, वो क्या कहलाता है, फीमेल गैमेटोफाइट, जहां पे फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, या बेसिकली जो फीमेल गैमेट जहां पर रहता है। सही है, फीमेल गैमेटोफाइट कहलाता है वो हिस्सा, और उसका दूसरा नाम क्या है, एम्ब्रियो सैक। सही है, चलो अगला सवाल क्या है भैया, एनिमोफिलस फ्लावर। एनिमोफिलस फ्लावर आर, एनिमोफिलस जल्दी बताओ, विंड पॉलिनेटेड भैया, एयर। इसमें जो एजेंसी होती है जिसके थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, एयर के थ्रू, वो क्या है, वो एनिमोफिली कहलाती है। एनिमोफिलस फ्लावर, ऐसा फ्लावर जो कि हवा से पोलन उड़ा के ले आता है, उसे किसी इंसेक्ट की जरूरत नहीं होती। ठीक है, उसे किसी और जानवर की जरूरत नहीं होती पोलन इधर से उधर ले आने के लिए, लेकिन वो क्या कहे, वो हवा से ले आता है। तो वो विंड पॉलिनेटेड जो फ्लावर होते हैं उन्हें हम एनिमोफिलस फ्लावर कहते हैं। ठीक है, वाटर पॉलिनेटेड जो है वो हाइड्रोफिलस, क्या है, हाइड्रो,
हाइड्रोफिलस है। एनिमल पॉलिनेटेड, एनिमल में बहुत सारे हो सकते हैं। इंसेक्ट पॉलिनेटेड जो होते हैं वो एंटोमोफिलस फ्लावर्स होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, याद करने वाली चीज है। जब हम पॉलिनेशन पढ़ेंगे तब ये चीज डिटेल में पढ़ेंगे। जरा ये देख लो एक बार, पॉलिनेशन सेल्फ होता है, एक फ्लावर है उसी के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है या क्रॉस हो रहा है, ठीक है। यानी कि एक प्लांट का फ्लावर है और दूसरे प्लांट का फ्लावर है, तो एक प्लांट के फ्लावर से पॉलन उड़ा और दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर बैठ गया, ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है। ओके, चलिए, सेल्फ पॉलिनेशन के एक फ्लावर है, अपना ही उसका क्या है, एंथर है, उससे क्या निकला, पॉलन निकला, और उसी अपने ही फ्लावर पे, उसी एक फ्लावर पे जिसका वो निकला वहां पर, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर में ये चीज होती है, तो वहीं पर क्या हो गया, पॉलिनेशन हो गया। तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, सेम फ्लावर पे अगर हो रहा है तो इसे हम ऑटोगैमी कहते हैं। ये चीजें आती हैं बिल्कुल साफ साफ, यही आता है एग्जैक्टली। अगर सेम फ्लावर पे पॉलिनेशन होता है तो इसे हम कहते हैं ऑटोगैमी इस प्रोसेस को। अगर सेम प्लांट है, प्लांट हमारा एक ही है भाई, एक प्लांट पे एक से ज्यादा फ्लावर हो सकते हैं ना, प्लांट हमारा एक ही है, बट डिफरेंट फ्लावर पे अगर हो रहा है तो हम इसे कहते हैं गाइटोनोगैमी। क्या कहते हैं, गाइटोनोगैमी। और अगर क्रॉस पॉलिनेशन है इसे हम कहेंगे जीनोगैमी। तो ये जीनोगैमी, गाइटोनोगैमी, ये कंफ्यूजिंग होते हैं बट आपको याद होने चाहिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अच्छा, अब हम पॉलिनेशन एजेंट की बात करते हैं जो जिसके थ्रू पॉलिनेशन होता है। तो अगर हम एबायोटिक चीजों की बात करें, जैसे कि हवा है, यानी जो जिंदा नहीं है, अगर हवा से हो रहा है तो वो एनिमोफिली, ठीक है, एनिमोफिली, ये वाली चीज मैं आपको बता चुका हूं, एनिमोफिली। जो हमारा जवाब आया वो एनिमोफिलस फ्लावर है, एनिमोफिलस है, तो एनिमोफिली हो रही है उसमें, यानी कि विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, ये हमने जवाब देख लिया अपना। और क्या है बाकी चीज, वाटर, वाटर से अगर हो रहा है तो हाइड्रोफिली, ये भी मैंने आपको बता दी, ये हो गया एबायोटिक। अच्छा, बायोटिक की अगर हम बात करें, जो जिंदा चीजें हैं, जो जानवर हैं, जो इंसेक्ट हैं, जो बर्ड्स हैं, उनके थ्रू अगर हो रहा है तो उसके भी नाम है बहुत सारे। कोई वर्टिब्रेट है ना, तो उसे हम कहते हैं जूफिली। वर्टिब्रेट है कोई, वर्टिब्रेट मतलब जिसकी ये वर्टिब्रल कॉलम हो जिसके अंदर, ठीक है, जो पीछे की जो रीढ़ की हड्डी है वो होनी चाहिए उसके, उस एनिमल के अंदर, उसे हम वर्टिब्रेट कहते हैं बेसिकली। तो उसे हम कहते हैं जूफिली, उस तरह का जो पॉलिनेशन कहलाता है जूफिली। अगर बैट, जो चमगादड़ होती है ना, उसके थ्रू अगर हो रहा है तो चीरोप्टेरोफिली, क्या है, या काइरोप्टेरोफिली कह लो, या चीरोप्टेरोफिली कह लो, बहुत सारी किताबों में बहुत सारे लोग अलग अलग कहते हैं, तो मैं तो खैर काइरोप्टेरोफिली कहता हूं, काइरोप्टेरोफिली, ठीक है। ये बैट्स के थ्रू चमगादड़ जो होती हैं, यानी कि बैटमैन। अच्छा, बर्ड्स के थ्रू अगर हो रहा है तो ऑर्निथोफिली, ठीक है। इंसेक्ट के थ्रू है अगर किसी, तो एंटोमोफिली, इंसेक्ट वाली बात ज्यादा पूछी जाती है। और अगर स्नेल्स के थ्रू है तो मेलेकोफिली, ये वाली चीज भी पूछी जाती है, ठीक है। हालांकि ये पूरी की पूरी जो स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पोटेंशियल स्लाइड है कि जिसमें से आपका सवाल जो है वो आ सकता है अगली बार। चलिए, ये वाली बात आई होप कि आपको समझ में आ गई। अगला सवाल हमसे ये कह रहा है, क्या कह रहा है अगला सवाल, कुछ नहीं कह रहा, ये कह रहा है कि स्ट्रक्चरल यूनिट एम्प्लॉयड फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज कॉल्ड। बहुत ही आसान सवाल है, ऐसी कौन सी चीज होती है जिसके थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, तो वो क्या होता है, वो होता है प्रोपेग्यूल। प्रोपेग्यूल, प्रोपेग्यूल की मतलब क्या है कि भाई एनी पार्ट ऑफ प्लांट एक्सेप्ट गैमेट्स, ठीक है, एक्सेप्ट गैमेट। तो कोई भी पार्ट है प्लांट का, जैसे भैया लीफ है, आपने देखा था ब्रायोफाइलम में लीफ के थ्रू रिप्रोडक्शन हो रहा था, लीफ है, रूट है, स्टेम है, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब कहलाते हैं प्रोपेग्यूल्स। तो यही तो पूछा है कि स्ट्रक्चरल यूनिट एम्प्लॉयड, यानी कि ऐसी जो एक बेसिक सी जो छोटी सी चीज हम उठाते हैं, यूनिट उठाते हैं, एम्प्लॉय करते हैं उसे, किस चीज के लिए, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए हम यूज करते हैं उसे। तो किस चीज को, भाई प्लांट का कोई ना कोई पार्ट हम लेते हैं ना, हिस्सा लेते हैं ना वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए, एसेक्सुअल प्रोडक्शन के लिए। तो भाई कौन, उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोपेग्यूल। क्या कहते हैं हम उसे, प्रोपेग्यूल। ओके, चलिए, अगला सवाल हमसे कह रहा है कि विच स्टेट हैज इंदिरा गांधी कैनाल फॉर इरिगेशन। ये भी याद करने वाली चीज है, ये भाई इंदिरा गांधी, कौन सी स्टेट में इंदिरा गांधी कैनाल है इरिगेशन के लिए, ठीक है। इरिगेशन के लिए जो इंदिरा गांधी कैनाल है वो कौन सी स्टेट में पाई जाती है, वो पाई जाती है राजस्थान में। कहां पाई जाती है, राजस्थान में। ओके, देख लो जरा थोड़ा सा, इंदिरा गांधी कैनाल ओरिजिनली राजस्थान कैनाल, इसे हम राजस्थान भी कैनाल कहते हैं, इज द लॉन्गेस्ट कैनाल इन इंडिया। ये भी अगर सवाल आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट कैनाल, तो आपको पता होना चाहिए इंदिरा गांधी कैनाल जो कि राजस्थान में है, ठीक है। इट स्टार्ट्स, कहां से स्टार्ट होती है, हेरिके ब्रिज, नियर हेरिके, अ फ्यू किलोमीटर्स डाउनवर्ड डाउन रिवर फ्रॉम द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द सतलज एंड बीज रिवर्स इन पंजाब स्टेट एंड एंड्स इन इरिगेशन फैसिलिटीज इन द थार डेजर्ट इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ राजस्थान स्टेट। पंजाब से राजस्थान तक जाती है कुल मिलाकर, आप ये बात याद रखो। और आपको क्या याद रखना है कि दिस इज द लॉन्गेस्ट कैनाल, ये राजस्थान के अंदर है, इसका राजस्थान कैनाल भी कहते हैं, और इसका नाम है इंदिरा गांधी कैनाल। बस ये वाली बात आप याद रखो, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। तो हमारा जो सवाल था वो, उसका जवाब क्या है यहाँ पे, हमारा जो सवाल है कि भैया इंदिरा गांधी कैनाल कौन सी स्टेट में है, राजस्थान में है। बहुत बढ़िया, हमने देख लिया क्या है क्या नहीं है, खत्म कहानी, खत्म, पैसा हजम। बस, थैंक यू सो मच। लेकिन रुको रुको रुको,
डिजी क्लासेस के बारे में थोड़ी सी बात कर लें, फिर से बात करते हैं। 11वीं क्लास की तैयारी अगर आपको करनी है तो सिर्फ 1111 रुपए में, कितने रुपए में? बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, 1111 रुपए में हम 11वीं क्लास की तैयारी करा रहे हैं, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। और मैं किस तरह का पढ़ाता हूं, कैसा पढ़ाता हूं, थोड़ा सा आइडिया तो आपको ये वीडियो देख के मिल गया होगा। ठीक है, तो 11वीं क्लास की साइंस की डिप्लोमा इंजीनियरिंग की तैयारी हम करा रहे हैं, पूरी तैयारी, कोई पर मंथ पर वीक नहीं है पैसे, पूरे बैच के पैसे हैं जो हमारा क्रैश कोर्स होगा पूरा का पूरा, सिर्फ 1111 रुपए। लेकिन रुकिए, आपके लिए क्या है, एक तोहफा है हमारी तरफ से। क्या है? अगर आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे, क्या है कूपन कोड? अनस अलीग। तो कूपन कोड से आपको इस 1111 रुपए में भी 10% का ऑफ मिल जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके डिजी क्लासेस प्लेटफॉर्म पे जाइए, कहां पर? प्ले स्टोर पे जाइए, सर्च करिए डिजी क्लासेस, डाउनलोड करिए हमारा एप्लीकेशन, रजिस्टर करिए, ज्वाइन करिए हमें। और आप देखिए वहां पे हमने लेक्चर्स कुछ फ्री में वहां पे अवेलेबल कर रखे हैं। अगर आप ये वीडियो हमारी यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर भी हमने कर रखे हैं, जहां से आप आइडिया ले सकते हैं कि टीचर जो है वो किस तरह के हैं, क्या क्या पढ़ा रहे हैं और किस तरह का पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हमने डेमो लेक्चर्स कुछ बना के डाले हुए हैं, तो आप बिल्कुल देखिए, जज करिए अच्छे से कि भाई कौन कैसा पढ़ा रहा है। अगर आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल ज्वाइन करिए। पूरे देश का सबसे सस्ता प्लेटफॉर्म, सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म ये मैं कह सकता हूं। ठीक है, सबसे हाईली क्वालिफाइड, वेल क्वालिफाइड टीचर हमारे पास हैं। और आप जितना जल्दी हो सके, अच्छा हम जो है सिर्फ 11 की नहीं, हम 6 क्लास की और 9 क्लास की तैयारी भी कराते हैं। ये भी बहुत नॉमिनल फीस है हमारी, देखिए आपको नजर आ रही है। 6 क्लास की 666, 9 क्लास की 999, यानी कि 666 और 999, और 11 क्लास की मैं आपको बता चुका 1111 रुपए। अब आपका कोई भाई है, कोई बहन है, कोई छोटी, तो उसे अगर ज्वाइन करना है 6 क्लास या 9 क्लास, अगर AMU, BHU, JMI कहीं किसी स्कूल की तैयारी करनी है उसे, तो बिल्कुल उससे कहिए कि वो ज्वाइन करे हमारी क्लासेस और फायदा उठाए और अपना सिलेक्शन जो है वो पाए। सही है। अब सिलेक्शन कैसे मिलेगा? ऐसे थोड़ी मिलेगा हमने आपको पढ़ा दिया बस हो गया सिलेक्शन आपका, नहीं, आपको भी उतना ही पढ़ना है। हम अगर आपको मेहनत कर रहे हैं, हम अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको इतनी मेहनत करनी है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। सही है। चलिए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमसे जुड़े और आपने इस वीडियो को देखा। मैं फिर से कहूंगा कि भाई अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइब कर लीजिए डिजी क्लासेस प्लेटफॉर्म को। थैंक यू सो मच।